बेटा। नहीं माँ, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। एक बार सुन तो लो बेटा। मम्मी, लगता है मैं आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ, इसीलिए आप मुझे जल्दी से इस घर से निकालना चाहती हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, एक बार दरवाजा तो खोल। बताइए क्या बात है? पूनम बेटा, इतनी नाराजगी किस बात की है? एक न एक दिन सबको ब्याह करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। जैसे मैं अपना मायका छोड़कर आई थी, जैसे तुम्हारी भाभी अपना मायका छोड़कर आई है। लेकिन मैं अपना मायका छोड़कर नहीं जाना चाहती मम्मी, क्योंकि मैंने देख लिया है, एक बार शादी हो जाती है ना, तो बहुओं पर सिर्फ पाबंदी ही पाबंदी लग जाती है। वो अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती। अरे बेटा, ऐसा नहीं है। क्या तेरी भाभी अपनी मर्जी से नहीं जी रही है? क्या मैंने तेरी भाभी के ऊपर कोई पाबंदी लगा के रखा है? हाँ मम्मी, भाभी अपने मायके में जैसे रहती है ना, वैसे यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहती। मैंने उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखी है, उनके पुराने पिक्चर्स देखे हैं, वो बिल्कुल अलग रहती थी। एकदम उनके रहने घूमने फिरने का तरीका सब कुछ अलग था। लेकिन अभी तो भाभी बस एक संस्कारी बहू बनकर रहती है यहाँ। अरे बेटा, थोड़ा बहुत तो बदलना ही पड़ता है। भाभी थोड़ा बहुत नहीं मम्मी, पूरी तरह से बदल गई है। अरे पागल, देख तेरी भाभी के सामने ये सब मत कहना, समझी ना? और तेरी भाभी अपने ससुराल में पूरी तरह से खुश है, उसे यहाँ किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। यकीन न हो तो जाकर पूछ ले तू अपनी भाभी से। जो भी हो, मुझे नहीं पूछना है। बस मम्मी, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। आप उन लोगों से कह दीजिए कि वो कल ना आए हमारे घर। अरे पूनम बेटा, मुझे तुम्हारी शादी की बहुत चिंता है बेटा। अब धीरे धीरे मेरी उम्र भी हो रही है और 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट भी हो जाएगा। और बेटा, मैं अपने सामने से तुम्हारी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे ससुराल विदा करना चाहता हूँ। एक पिता का सपना होता है ये कि वो अपनी बेटी की शादी एकदम धूमधाम से करे। मुझे समझ में आ गया, आप लोग भी मुझे औरों की तरह पराया धन समझते हैं ना, तभी तो इतने जल्दी मुझे विदा करने की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और इतने अच्छे घर का रिश्ता है, तुम उस घर में राज करोगी बेटा। विशाल उस घर का एक लौता बेटा है और वह अपने पैरों पर खड़ा है और उसके माता पिता भी बहुत ही शालीन और संस्कारी लोग हैं। प्लीज बेटा, मना मत करो। एक बार लड़के से मिल तो लो, लड़के के परिवार वालों से मिल लो। अगर तुम्हें रिश्ता पसंद ना होगा तो हम तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है पापा। चलो अब मुंह फुलाना बंद करो और कमरे से बाहर आओ बेटा। ठीक है पापा। अब कौन सा बहाना बनाऊं? इससे पहले मैंने 4 रिश्तों को रिजेक्ट तो कर दिया है नए नए बहाने बनाकर, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। लगता है मेरी नहीं चलने वाली। ये है पूनम की उम्र 27 साल हो चुकी है। अब पूनम के माता पिता पूनम की शादी करना चाहते हैं, लेकिन पूनम तो बहुत ही अल्लड़ मस्ती से जीने वाली लड़की है। उसे किसी तरह का रोक टोक या कोई पाबंदी जरा भी पसंद नहीं है, इसीलिए पूनम शादी से पीछे भाग रही है। अरे भाभी, आज तो जल्दी रसोई में आ गया। हाँ पूनम, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो बस उन्हीं के खाने की तैयारी में लग गई। वो लोग जल्दी आने वाले हैं। क्या भाभी, उन लोगों को खाना खिलाना जरूरी है क्या? वैसे जरूरी तो नहीं, लेकिन वह लोग इतनी दूर से आ रहे हैं और घर से इतने जल्दी निकल रहे हैं, तो वह खाना खाकर तो नहीं आ रहे होंगे। इसलिए मम्मी जी ने कहा है कि मैं उनके खाने की तैयारी कर लूं। प्लीज पूनम, इस बार कोई नया बहाना मत बनाना, क्योंकि वह लोग बहुत ही अच्छे हैं और ऐसा परिवार हर किसी को नहीं मिलता। तुम तो बहुत ही नसीब वाली हो जो इतना अच्छा परिवार मिल रहा है तुम्हें। अच्छा, तुम्हें बड़ी जानकारी है भाभी। हाँ पूनम, मेरी बुआ की जो ननद है ना, उनका ससुराल उसी कॉलोनी में है जिस कॉलोनी में विशाल जी का घर है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने पूरी कुंडली निकाल ली है। हाँ, इस बार पापा जी का पूरा मन है कि तुम्हारी शादी वही पक्की करे, और तुम्हारे भैया का भी। जब मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे ना भाभी, तो मुझे लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी से मेरे एग्जाम खत्म हो जाए और मैं फ्री होकर घूमूं, ना ही एग्जाम का टेंशन होगा और ना ही कॉलेज जाने का। लेकिन मुझे मालूम होता ना कि मेरी पढ़ाई पूरी होते ही घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं जानबूझकर फेल हो जाती। तुम भी ना पूनम। वैसे एक बात कहूँ, हर लड़की को एक न एक दिन ब्याह कर अपने ससुराल जाना ही होता है, और लड़की का असली घर ना उसका ससुराल ही होता है। चाहे मायके से कितना भी मोह हो, लेकिन वह मोह धीरे धीरे ससुराल जाने के बाद खत्म हो जाता है और ससुराल ही अपना घर लगने लगता है। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो इसी तरह से नाटक कर रही थी। मुझे भी यह रिश्ता जरा भी पसंद नहीं था, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन देखो, मैं अपने ससुराल में कितनी खुश हूँ। तुम्हारे भैया मेरी पसंद नापसंद का, मेरी हर जरूरत का कितना ख्याल रखते हैं। मुझे मायके की याद भी आती है, लेकिन मायके की याद से ज्यादा मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारी समझ में आती है, और मैं पहले अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठाती हूँ। ओह भाभी, अब ये इमोशनली ब्लैकमेल करना तो बंद ही कर दो। आप और मम्मी तो बस जहाँ मौका मिले इसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं। वैसे भाभी, वो लोग कितने बजे आएंगे? क्योंकि संजना ने मुझे मैसेज किया था कि उसने मूवी की 4 टिकट बुक कराई है, तो मुझे मूवी देखने जाना था। पागल मत बन, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लड़की एक दिन भी घर में नहीं रहती, बस रोज कहीं न कहीं जाना ही होता है इसे। प्लीज मम्मी, जाने दीजिए ना। वैसे भी हाउसफुल चल रहा है, लेकिन संजना ने जुगाड़ लगाकर 4 टिकट्स बुक कराई है। बेचारी के रुपए वेस्ट हो जाएंगे।
अरे आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे मालूम है ना कि आज वो लोग आने वाले हैं और तू आज ही घर में नहीं रहेगी क्या? कल चले जाना, मैं तुझे दे दूंगी मूवी के टिकट्स के लिए पैसे। ओके मम्मी। जा जाकर तैयार हो जा और सुन, आज साड़ी पहन लेना। व्हाट? साड़ी? नो 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 नो, मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही जाऊंगी उन लोगों के सामने। उन्हें पसंद करना है तो करें और नहीं करना है तो टाटा बाय बाय कह दें। अच्छा पूनम, तुम्हें जैसे आना है तुम वैसे आ जाना, ठीक है? क्या अनीता, तुमने भी ना इस पूनम को सिर पर चढ़ा लिया है, क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? अरे मम्मी जी, शुक्र मनाएंगे, इस बार पूनम तैयार तो है, इसीलिए आप उसके ऊपर ना कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिए। वो जैसी जाना चाहती है वैसे जाए। मैं इस बार चाहती हूँ कि यह रिश्ता हो ही जाए। पूनम का बिहेव इस बार 50% नॉर्मल है, तो मुझे लगता है कि यह रिश्ता हो ही जाएगा। हे ईश्वर, ये रिश्ता हो ही जाए तो मैं भी गंगा नहा लूं। इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रखा है। दोपहर को करीब 12 बजे तक विशाल के मम्मी पापा और विशाल पूनम को देखने पूनम के घर आते हैं। पूनम के माता पिता को तो पहले से यह रिश्ता पसंद था और विशाल और उसके माता पिता से मिलने के बाद वह लोग और खुश हो जाते हैं। सारी बातचीत तो हो गई है, लेकिन एक बार हम पूनम से भी आमने सामने बातचीत करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी पूनम को ले आता हूँ। भाई हम लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, छोटा सा परिवार है हमारा। ऐसे तो आपकी बेटी को कभी किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बहन जी, इसीलिए तो हम भी खुश होकर यह रिश्ता करना चाहते हैं। आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ बैठो यहाँ पर। पूनम बेटा, तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे नर्वस क्यों हो गई तुम? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, अपने मम्मी पापा से कभी दूर नहीं जाना चाहती थी। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा की रानी बेटी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा चाहते हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। बेटा घबराओ मत, ये सोचो कि बस तुम अपने घर से निकलकर अपने दूसरे घर में जा रही हो, वहाँ तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। हम तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे, तुम्हें किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं होगी, तुम्हें पूरी आजादी होगी बेटा। तुम अपने आप को कभी उस घर में किसी बंधन में महसूस नहीं करोगी। बस ये सोच लो बेटा कि शादी के बाद तुम्हारे एक नहीं बल्कि दो मम्मी पापा होने वाले हैं। तुम बिल्कुल मत डरो, निश्चिंत हो जाओ, हमारा छोटा सा परिवार है। तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगी, तुम्हें कभी किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह वादा है हमारा तुमसे, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या क्या सच में आंटी, आप लोग मुझे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे? हाँ बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। पूनम, अब तो खुश हो ना बेटा, शादी को लेकर कोई डर तो नहीं है तुम्हारे अंदर? नहीं मम्मी, अब मुझे कोई डर नहीं है और मुझे यह रिश्ता मंजूर है। पूनम अपने होने वाले सास ससुर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। पूनम और विशाल के परिवार वाले जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे और शादी की मुहूर्त भी 1 महीने बाद का निकला था। अब पूनम खुशी खुशी शादी की शॉपिंग कर रही थी। इधर विशाल के माता पिता भी शादी के लिए बहुत उत्साहित थे और वह लोग भी खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लगे थे। धीरे धीरे शादी की तैयारियों में 1 महीना कैसे बीत जाता है तो पता नहीं चलता और पूनम और विशाल की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है और पूनम ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। ओह माय गॉड, कितने भारी भारी जेवर पहन रखे थे मैंने, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। अरे ये क्या पूनम, तुमने तो अपने सारे जेवर उतार लिए। क्यों नहीं उतारने थे क्या? आज दिन भर मुंह दिखाई में मैंने ये सारे जेवर पहन रखे थे, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। पता नहीं कैसे कुछ लोग पूरे समय ये सब जेवर पहने रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं पूनम, अगर तुम्हें ये सब बहुत भारी लग रहे थे तो वैसे भी सारे मेहमान तो जा ही चुके हैं। अब तुमने ज्वेलरी उतार ली है तो ये सब जाओ माँ के पास रखाओ। क्यों, मैं नहीं रख सकती क्या? मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो ज्वेलरी संभाल नहीं पाऊंगी। अरे मेरे मम्मी पापा ने इतना बड़ा, वो भी डिजिटल लॉक वाली अलमारी दी है मुझे, मैं वहीं पर ये सब संभाल कर रख सकती हूँ। अरे पूनम, तुम तो नाराज हो रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था। जैसे घर में घर के बड़े सदस्य के पास घर के कीमती सामान रहते हैं ना, मैंने बस वही सोचकर कह दिया था। हमारे घर तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर तो भाभी की ज्वेलरी भाभी के कमरे में ही होती है। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम अपनी अलमारी में रख दो ये सब। हाँ ठीक है, रख देती हूँ। पूनम का इस तरह से जवाब देना विशाल को बहुत अटपटा लगता है, लेकिन फिर भी विशाल पूनम से कोई सवाल जवाब नहीं करता और पूनम अपने सारे ज्वेलरी अपनी अलमारी में लॉक कर देती है। विशाल के घर के सारे मेहमान जा चुके थे, अब विशाल के घर में सिर्फ विशाल के मम्मी पापा और पूनम और विशाल ही रह गए थे। पूनम और विशाल शादी के 3 दिनों के बाद ही मनाली घूमने चले जाते हैं और करीब 2 हफ्ते तक वह लोग बाहर घूमते फिरते हैं। पूनम को बाहर घूमना फिरना तो पहले से ही पसंद था। पूनम और विशाल खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन जब घर वापस लौटते हैं तब पूनम की असली जिंदगी शुरू होती है ससुराल में। अरे सरला, क्या हुआ? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो। हाँ जी, थोड़ी परेशान तो हूँ। देखिए ना, सुबह के 9:30 बज गए, लेकिन पूनम अभी तक उठकर बाहर नहीं आई। अरे सरला, वह घूम फिर कर आए हैं ना तो काफी थके होंगे, इसीलिए आराम कर रहे हैं बच्चे। और दूसरी बात, तुम्हें इतनी सी बात के लिए ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। याद है ना हमने क्या कहा है कि हम अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। वह सब तो ठीक है जी, लेकिन देखिए बहू या बेटी हो, कुछ जिम्मेदारियाँ तो घर के प्रति होती है ना। अरे पूनम को इस घर में आए हुए ही कितने दिन है, धीरे धीरे उसे भी सारी समझदारी आ जाएगी। हाँ जी, मैं इस बात के लिए पूनम से नाराज नहीं हूँ।
लगता है तुम बहू के हाथ के चाय नाश्ते का इंतजार कर रही थी, इसलिए इतना परेशान हो रही हो। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जाओ तो तुम ही जल्दी से चाय नाश्ता बना लो, और जब बहू उठेगी तो उसे गर्मा गर्म चाय नाश्ता देना, तो वह भी बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है जी। सरला जी पति की बात मानकर रसोई में जाकर गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना लेती है और वह पूनम के उठने का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे 9:30 से 10:30 और 11:30 बज जाते हैं, लेकिन पूनम उठकर बाहर नहीं आती। वही विशाल तैयार होकर ऑफिस भी चला जाता है। सरला जी पूनम के उठने का इंतजार करती है, लेकिन दोपहर के 12 बजने को आए थे, लेकिन पूनम उठी नहीं थी, तो मजबूरन सरला ने पूनम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। पूनम, पूनम बेटा उठ जाओ, दोपहर के 12 बज गए हैं। पूनम, उठो पूनम। ये क्या तरीका है मम्मी जी, आप इस तरह से मुझे क्यों उठा रही हैं? अरे मैं सो रही हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? अरे बेटा नाराज क्यों हो रही हो? वह तो दोपहर के 12 बज गए, इसीलिए मैं तुम्हें उठा रही हूँ। 12 बज गए तो क्या हो गया, 12 तो रोज बजते हैं ना। अरे मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, ये मायने नहीं रखता क्या? अरे बेटा घर की बहू लक्ष्मी होती है, और घर की बहुओं को इस तरह से सोना शोभा नहीं देता। तुम उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, खा पी लो, उसके बाद दोपहर को चाहो तो फिर सो लेना। ओ अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि मैं इस घर की बहू हूँ, इसीलिए आप मुझे उठा रही हैं। लेकिन जब आप मुझे देखने आई थी तब तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कह रही थी कि हम आपकी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे। लेकिन क्या हो गया? बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन बेटी बनाना वो बहुत मुश्किल होता है, और आपने मुझे सिर्फ अपनी बहू ही समझा है। ये क्या बोल रही हो बेटा? अरे मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें उठा रही हूँ। अच्छे के लिए? आपकी बेटी इस तरह से आराम से सोते रहती तो आप उसे आकर ऐसे डिस्टर्ब करती? मुझे मालूम है आप मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है। आज मैं अपने घर में होती तो मेरी माँ सोचती कि मेरी बेटी की नींद पूरी नहीं हुई है और वह मुझे आराम से सोने देती। हे भगवान, मैं तो पूनम को अपनी बेटी ही समझती हूँ, और दोपहर के 12 बज गए इसीलिए मैं उसे उठा रही थी, लेकिन वह तो मुझ पर नाराज हो गई। कितना कुछ सुना दिया उसने मुझे। देवकी जी अपनी बहू के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी होती है, लेकिन वह उसे बच्ची समझकर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है, और जाकर वह पूनम के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता तैयार करती है। मैंने कॉफी और उपमा बना दिया है पूनम के लिए, लेकिन वो अभी तक तैयार होकर नीचे नहीं आई। पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से जाकर उसे चाय नाश्ते के लिए बोलूं। क्या पता उसका मूड ठीक है या नहीं। थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। देवकी जी पूनम के लिए कॉफी और उपमा बनाती है और उसके नीचे आने का इंतजार करने लगती है। करीब 20 मिनट हो जाते हैं, लेकिन पूनम नीचे नहीं आती और उपमा ठंडा होने लगता है। लेकिन देवकी जी को डर लग रहा था, अगर वह फिर से उसके कमरे में गई तो वह गुस्सा न करे, इसीलिए वह चुपचाप रसोई में ही बैठकर पूनम का इंतजार करती रही। करीब आधे घंटे बाद पूनम तैयार होकर नीचे आई तो देवकी जी ने खुशी खुशी उसे उपमा और कॉफी दिया। मम्मी जी। हाँ बेटा आओ बैठो, तुम नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारे लिए उपमा और कॉफी तैयार कर दिया है। ओ मम्मी जी सॉरी, मैंने तो आपको रात में बताया ही नहीं। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अभी दोपहर वाला शो देखने जा रही हूँ, तो मैं बाहर ही कुछ खा पी लूंगी। लेकिन बेटा मैंने तो अपनी कुछ सहेलियों को आज बुलवाया था जो तुम्हारे मुंह दिखाई में नहीं आ पाई थी। मम्मी जी ये क्या तरीका है, आपने मुझसे मिलवाने के लिए अपनी सहेलियों को भी बुलवा लिया और मुझे बताया ही नहीं। आप मुझे अपनी बहू समझती है ना, तभी तो अपना पूरा अधिकार समझती हैं और अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं। अगर आप मुझे बेटी समझती ना तो किसी से बुलाने से पहले आप मुझसे आकर पूछती कि मेरे पास टाइम है या नहीं, मैं आपकी फ्रेंड से मिल पाऊंगी या नहीं। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो? वह तो मैंने सोचा कि अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम लोग बाहर से घूम फिर कर तो आ ही गए हो, तो सोचा अभी तुम कहीं नहीं जाओगी, बस इसीलिए मैंने अपनी सहेलियों को आने के लिए हाँ कह दिया। मम्मी जी वो सब मैं कुछ नहीं जानती। वैसे भी ये मूवी का जो प्लान है ना वो शादी के पहले ही हमने बनाया था, लेकिन आप लोग तब मुझे देखने आ रहे थे, तब मुझे ये प्लान कैंसिल करना पड़ा था, और अभी तो मैं कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि इस बार मैंने टिकट्स बुक करवाए हैं, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप अपनी सहेलियों से मिल लीजिएगा। मैं तो चली, बाय बाय मम्मी जी। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है? पूनम को मैं जितने प्यार से रख रही हूँ, जितना उसे अपनी बेटी समझ रही हूँ, पूनम उतना ही मुझसे दूर जाते जा रही है और वह इस घर को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। अब मेरी सहेलियां आएंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वो लोग क्या सोचेंगे कि मेरी नई नवेली दुल्हन मेरी बात नहीं मानी और मूवी देखने चली गई, और मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकती। अगर कहीं से पता चल गया कि पूनम मूवी देखने गई थी तो ये लोग मुझे और उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे। अरे देवकी क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? क्या बताऊं जी, आज मैंने अपनी सहेलियों को आने के लिए हाँ कह दिया था कि वो आ जाकर पूनम से मिल ले, लेकिन पूनम तो मूवी देखने चली गई। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी? और पूनम ने जाते जाते कितना कुछ सुना दिया मुझे कि मैं उसे बहू समझती हूँ, इसीलिए उसे पूछे बिना मैंने अपनी सहेलियों को उससे मिलने बुलवा लिया। भाई गलती तो तुम्हारी ही है, सही तो बोल रही थी पूनम। तुम्हें पूनम से पूछना था ना कि वह तुम्हारी सहेलियों से मिलने के मूड में है या नहीं, उसके बाद ही अपनी सहेलियों को हाँ कहना था। अरे भाई तुम पूनम की माँ बनो, सास बनने की कोशिश मत करो। अगर माँ बनोगी तो फायदे में रहोगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और आपको कहाँ से लगता है कि मैं सास बनने की कोशिश कर रही हूँ? पूनम को आए इस घर में महीने भर हो गए, लेकिन एक दिन भी उसने
चूल्हा चौका का कोई काम हाथ नहीं लगाया है, सब कुछ तो मैं हाथ में करके दे रही हूँ। और इससे ज्यादा क्या कर लूँ? अरे अगर मैं उसे बहू समझती ना तो घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर सौंप देती। लेकिन मुझे भी समझ में आता है कि आजकल के बच्चे हैं, घूमने फिरने दो, अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो। यही सोचकर मैं उसे कोई काम नहीं बताती हूँ और आप मुझसे कहते हैं कि मैं सास बनने की कोशिश कर रही हूँ। सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सबको इतना आलसी बनाकर रखा है कि कोई मेरे काम को महत्व देता ही नहीं। जैसे मैं आपको हर चीज हाथ में देती हूँ, विशाल को हर चीज हाथ में देती हूँ, इसीलिए वह लोग मेरी अहमियत नहीं समझते हैं। और अब पूनम भी बिल्कुल आप लोगों की ही तरह व्यवहार कर रही है मुझसे। अरे यार देवकी, मैं खाना खाने आया हूँ दुकान से, जल्दी खाना खिलाओ, दुकान में ग्राहक होंगे। ठीक है, बैठिए, लगाती हूँ खाना। बेचारी देवकी जी पूनम को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रख रही थी, लेकिन पूनम तो अपनी मनमानी ही करते जा रही थी। वह देवकी जी के प्यार और अपनेपन को बिल्कुल महत्व नहीं दे रही थी। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब था। देवकी जी जहाँ कुछ कहने जाती तो पूनम अपना ड्रामा शुरू कर देती, यह कहकर कि उन्होंने बेटी बना के रखने का वादा किया है तो वह बेटी ही बनकर रहेगी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और आए दिन पूनम किसी न किसी तरह का ड्रामा करती, जिससे बेचारी देवकी जी बहुत दुखी हो जाती। विशाल तो दिन भर ऑफिस में रहता और विशाल के पापा वह दिन भर अपने दुकान में रहते, लेकिन पूनम का बुरा बर्ताव बेचारी देवकी जी को सहना पड़ता। पूनम आए दिन अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाती, मूवी देखने जाती, कहीं बाहर घूमने फिरने जाती, लेकिन वह न ही देवकी जी को कोई चीज बताना जरूरी समझती और न ही कोई चीज पूछती। अरे विशाल बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि संडे के दिन पूनम को शारदा जी के मंदिर ले जाना। हाँ माँ, मैंने पूनम से कहा है कि वो तैयार होकर नीचे आए, मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ। माँ आप भी चलेंगी मंदिर? नहीं बेटा, तुम दोनों हो आओ। और सुनो, मंदिर से होने के बाद पूनम को पास वाले बगीचे में भी घुमा ले आना। ठीक है माँ, हम लोग दोपहर का खाना बाहर से ही खाकर आएंगे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, और सुनो, आते वक्त ना मेरी दवाई जरूर ले आना। ठीक है पापा। चलिए विशाल जी, मैं हो गई तैयार। अरे बेटा, विशाल ने बताया नहीं कि तुम लोगों को मंदिर जाना है? हाँ मम्मी जी, इन्होंने बताया ना मुझे कि हमें मंदिर जाना है। पूनम बेटा, साड़ी पहन लेती, आज मंदिर जा रही थी। और ये क्या, तुमने पूजा की थाली भी नहीं रखी? ये क्या बात हुई मम्मी जी? मैं तो जब अपने मायके में थी तो कोई भी ड्रेस पहनकर मंदिर चला जाया करती थी और ना ही कभी पूजा की थाली लेकर जाती थी। वही बाहर से मैं फूल, अगरबत्ती और नारियल लेकर भगवान जी को चढ़ा देती थी। लेकिन लगता है आप मुझे अपनी बहू समझती हैं, इसीलिए चाहती हैं कि मैं बहू बनकर यहाँ से साड़ी पहनकर और हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर जाऊँ। तुम भी हद ही करती हो देवकी, कौन से जमाने में जी रही हो। ठीक है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। बेटा, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, नई नई शादी है तुम लोगों की तो साथ में थोड़े जोड़े से जाओगे तो अच्छा लगेगा, बस यही सोचकर बोल दिया मैंने। वही तो मैं कहती हूँ मम्मी जी कि आप सिर्फ मुझे ना बहू की दृष्टि से देखती हैं, इसीलिए हमेशा ये बहू वाले जो गुण है ना वो मेरे अंदर देखना चाहती हैं आप, और अपनी इच्छाओं को आप जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपते जाती हैं। चलिए जल्दी, जब भी कहीं जाओ तो मम्मी जी ऐसी वैसी कोई बात करती हैं जिससे मेरा मूड खराब हो जाता है। ठीक है पूनम, चलो अब जल्दी, माँ ने तो बस ऐसे ही कह दिया था। अरे देवकी, अब इसमें रोने वाली क्या बात है? एक तो तुम बहू को खुद से छेड़ती हो और जब वो कुछ कह देती है तो मुंह बनाकर बैठ जाती हो। भाई आजकल की बहुएं ना सास ससुर की नहीं मानती हैं, उन्हें अपने अनुसार जीवन जीना होता है, और यदि तुम सास बन के रोक टोक करोगी तो घर में सिर्फ महाभारत ही होगा। हाँ हाँ, जब आप ही लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते, तो वह कल की आई लड़की क्यों मेरा सम्मान करेगी? उसके मुंह में जो आता है वो वह कह देती है, लेकिन आप लोग एक बार भी उसे मना नहीं करते, कहते नहीं कि मैं उसकी सास हूँ और सास का सम्मान करना चाहिए। लो देवकी, तुमने कर दी वही फिर से बात। अरे मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि तुम उसकी सास मत बनो, माँ बनने की कोशिश करो। रहने दो, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं ही गलत हूँ। अरे मैं इस घर की भलाई के लिए सोच रही हूँ तो मैं ही गलत हूँ सबकी नजरों में। देवकी जी को बहुत बुरा लगता कि पूनम के मुंह में जो आता वह देवकी जी को कह देती, लेकिन न ही देवकी जी के पति और न ही बेटा कोई पूनम को डांटते, बल्कि वह लोग हर बात को हंसकर टाल देते। देवकी जी मन ही मन में बहुत दुखी होती और अड़ोस पड़ोस की बहुओं को देखकर मन ही मन में सोचती कि काश उनकी बहू भी उनकी बात मानती, उनके साथ अच्छा समय बिताती। लेकिन पूनम तो बिल्कुल अलग थी, वह तो जैसे मायके में रहती थी वैसे ही अपने ससुराल में रह रही थी, और देवकी जी की मजबूरी थी कि वह अब उसे किसी बात के लिए टोक नहीं सकती थी, क्योंकि पूनम फिर यही रोना लेकर बैठ जाती थी कि तुमने मुझे अपनी बहू मानी है, बेटी नहीं। हेलो, हाँ सविता। हाँ देवकी जी, आज हमारे घर की पार्टी है तो आप ध्यान से आइएगा और अपनी बहू को भी साथ में लेकर आइएगा। उस दिन तो जब हम आए थे तो आपकी बहू घर पर नहीं थी, लेकिन आज उनसे कहना कि वह इस पार्टी में जरूर आए, ताकि इसी बहाने सब लोग पूनम से मिल लेंगे। ठीक है सविता, मैं बोलती हूँ। अरे वाह पूनम बेटा, आज तो तुमने साड़ी पहना है, बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम साड़ी में। वैसे अचानक तुमने साड़ी पहना, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मम्मी जी, मैं अपनी किसी सहेली के यहाँ कोई काम से जा रही हूँ, 1-2 घंटे में लौट आऊंगी। अच्छा बेटा, दोपहर के 3-4 बजे तक तो लौट आओगी ना? हाँ शायद लौट आऊंगी। ठीक है, तुम आ जाओ, फिर हम साथ में सविता जी के यहाँ किटी पार्टी में चलेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगी। आज देवकी जी को लगा कि पूनम शाम को 3-4 बजे तक लौट आएगी, इसीलिए देवकी जी ने घर का सारा काम खुद ही
अकेले खत्म कर लिया और जल्दी से तैयार होकर वह पूनम का इंतजार करने लगी कि पूनम कब बाहर से आएगी और वह दोनों किटी पार्टी में साथ में जाएंगे। अरे पूनम को गए तो काफी देर हो गए, अब तक तो पूनम को आ जाना चाहिए। शाम के 4 बजने को आए और 4 बजे से ही किटी पार्टी शुरू होने वाली थी। क्या करूं, फोन लगाती हूँ उसे। अरे देर तो पूरी जा रही है लेकिन पूनम फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये क्या, मैंने 10 कॉल कर लिया पूनम को लेकिन पूनम कोई जवाब नहीं दे रही है और मैं मैसेज भी कर रही हूँ तो मैसेज पढ़ने के बाद भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। सुबह 11 बजे से गई है पूनम, अब तक तो आ जाना चाहिए, शाम के 5 बजने को आए। हे भगवान, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? मेरा मन तो बहुत बैठा जा रहा है। देवकी जी को बहुत डर लगने लगा था कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि पूनम फोन नहीं उठा रही थी और वह घर से 11 बजे की गई थी लेकिन शाम को 6 बजने को आए थे, वह अभी तक घर नहीं आई थी। देवकी जी बार बार हाल में इधर से उधर टहलते जा रही थी, कभी घर से बाहर जाकर देख रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि पूनम के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। देवकी जी बहुत घबरा रही थी। धीरे धीरे शाम के 7 बज जाते हैं। विशाल भी ऑफिस से आ जाता है और इधर विशाल के पिता भी अपनी दुकान बढ़ाकर घर आ जाते हैं और वह दोनों देवकी जी को इस तरह से परेशान देखकर पूछते हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है जी। पूनम सुबह 11 बजे की गई है और शाम के 7:30 बज गए लेकिन अभी तक वह घर नहीं आई है। मैंने उसे 50 फोन कर लिए, एक बार उसने फोन तक नहीं उठाया। कहीं कुछ क्या मतलब मम्मी जी? ये क्या तरीका है पूनम? मैंने तुम्हें 50 फोन किया लेकिन तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। ऐसे होता है क्या? कोई इस तरह से जाता है? और ये क्या, तुम शॉपिंग पर गई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं? और इतनी सारी शॉपिंग की तुम्हें क्या जरूरत? अभी तो महीने भर पहले ही तुम्हारी शादी हुई है और तुमने शादी के समय में कितनी शॉपिंग की है? मम्मी जी आप बेकार में बात का पतंगड़ बना रही है। अरे मुझे जिन चीजों की जरूरत थी मैंने वह चीजें खरीद ले आई। और एक बात और, हाँ आपने तो बड़ा कहा था शादी के समय कि आप मुझे बेटी बनाकर रखेंगी, बेटी बनाकर रखेंगी, लेकिन आप तो मुझे बेटी समझते ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी मुझसे इस तरह से रोक टोक नहीं किया है जिस तरह से आप मुझे रोक टोक करती हैं। बस देवकी, बात को खत्म करो। नहीं, आज बात खत्म नहीं होगी बल्कि आज पूरी बात होकर रहेगी। मैं इतने दिन से सब कुछ जाने तो बोल रही हूँ तो आप सब लोग मुझे उल्टा सुनाए जा रहे हैं। आपको मालूम भी है घबराहट से मेरी जान निकल रही थी कि क्या पता इसे कुछ हो तो नहीं गया। और हाँ बेटा, आज मैं तुमसे भी साफ साफ कहती हूँ, हाँ वो तुम्हारा मायका है, वहाँ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी रोक टोक नहीं किया होगा, क्योंकि उस घर की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तुम्हारी भाभी है। हाँ भले ही कोई कितना कुछ कह दे कि वह बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन बहू के अपने ससुराल के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। हाँ ये तुम्हारा ससुराल है और इस ससुराल की तुम एक लौती बहू हो और इस घर के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अगर तुम अभी नहीं समझोगी तो कब अपनी जिम्मेदारियों को उठाओगी? मम्मी जी आप कितना कुछ सुना रही हैं मुझे। और मैं कहती हूँ कि जब आप मुझे बेटी मान ही नहीं सकती थी तो शादी के पहले साफ साफ बता दिया होता ना कि आप मुझे बहू बनाकर रखेंगी, तो मैं ये शादी कभी करती ही नहीं। मैं तो इस शादी के पहले से ही खिलाफ थी। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ जो इस घर को अपना मायका समझ रही हूँ, इस घर के लोगों को मैं अपना समझ रही हूँ, लेकिन इस घर के लोग कोई मुझे अपना समझ ही नहीं रहे हैं। समझ में आ गया मुझे, सब कहने की बात होती है, सब ऊपर से कहते हैं कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन लोग बहू को बहू ही समझते हैं, कोई बहू को बेटी नहीं समझता। देख लिया तुम लोगों ने? अरे इसे अब नहीं समझाओगे, अब रोक टोक नहीं करोगे तो कब करोगे? यह तो इस बात को समझ ही नहीं रही है कि वह इस घर की बहू है और बहू की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मम्मी फिर तो पूनम सही ही कह रही है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों से बेटी बनाकर रखेंगे और शाम के 7:30 ही तो बजे है ना, कौन से रात के 12 बज गए जो आप इस तरह से उसके ऊपर हाइपर हो रही थी। अरे मम्मी मैं भी तो समय बेसमय घर आता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे इतने सवाल नहीं करती हैं, पर आज वह पहली बार इस समय घर आई तो आपने उससे कितने सवाल किए। यह तो भेदभावपूर्ण व्यवहार है आपका। मम्मी आप माँ बनिए ना, सास बनने की कोशिश क्यों करती हैं? माँ बनकर रहेंगी तो आप भी चिल करेंगी और पूनम भी। मैं देखता हूँ उसे, गुस्से की बहुत तेज है वो। अब आप भी आइए और आप भी मुझे ही सुना दीजिए। बहू को समझाने की बजाय सब मुझे ही सुना रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो देवकी, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो चलकर खाना खिला दो। नहीं बनाया है खाना मैंने, मैं तो बहू का इंतजार कर रही थी। अच्छा मतलब सही कह रहा है विशाल कि तुम सास बनने की कोशिश कर रही हो। अरे तुम घर में थी इतने देर तक तो क्या कर रही थी? खाना तो बना लेती तुम। देवकी मैंने कहा खाना बना दो। देवकी जी आज सबकी बातों से बहुत आहत हुई थी और देवकी जी किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। देवकी ये क्या बात हुई? अरे एक तो तुमने बेवजह से हंगामा कर दिया घर में और घर की शांति भंग कर दी और यहाँ बैठकर रो रही हो। सही कहा, मैंने घर की शांति भंग कर दी। मैं तो सिर्फ हंगामा करती हूँ घर में। अरे यार मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। रोटी सब्जी बना दी है मैंने, जाइए निकाल कर खा लीजिए। ठीक है, खुद ही हंगामा करो और खुद ही शोक मनाओ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूनम को कैसे समझाऊं कि मैं उसकी सास ही हूँ, लेकिन उस तरह की सास नहीं हूँ जो बहुओं को परेशान करती है। पूनम को 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन एक दिन भी मैंने इसे चूल्हा चौका नहीं करने दिया। और मेरे प्यार का ये कितना गलत फायदा उठा रही है, मुझे कितना कुछ सुना रही है। मुझे कुछ न कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा।
सबसे पहले तो मैं पूनम की मम्मी से बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे जरूर समझेंगी। देवकी जी बहुत दुखी हो जाती है और वह पूनम की मम्मी को फोन लगाकर सारी बात बताती है। पूनम की मम्मी और देवकी जी की बात खत्म हो जाने के बाद देवकी जी अपना सामान लेकर नीचे आती है, जिसे देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देवकी जी अपना सामान लेकर कहाँ जा रही है। अरे देवकी, कहाँ जाने की तैयारी हो गई अचानक? मुझे लग रहा है कि कुछ दिन मुझे शांति चाहिए, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन रात के 10 बज चुके हैं, अभी जाने की क्या जरूरत है? कल सुबह चली जाना। नहीं, विशाल के मामा मामी आ रहे हैं मुझे लेने, मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। कुछ दिनों में लौट आऊंगी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। और देखो, घर की बातों को ना तुम मन में मत बिठाना और वहाँ किसी से इस बारे में कोई चर्चा भी मत करना। हाँ, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। इस तरह देवकी जी अपने बहू बेटे को बताए बिना ही अपने मायके चली जाती हैं। बहू बेटे अपने कमरे में थे, इसीलिए विशाल के पिता ने अपने बहू बेटे को यह बात नहीं बताई कि देवकी अपने मायके चली गई है। सुबह होते ही विशाल के पिता को चाय की आदत थी, लेकिन देवकी जी घर पर नहीं थी, तो विशाल के पिता जाकर अपनी चाय बनाकर पी लेते हैं। तभी विशाल सुबह उठकर आता है और वह अपनी माँ को आवाज लगाता है। अरे पापा, मम्मी कहाँ है? और यह क्या, अभी तक मेरा लंच तैयार नहीं हुआ? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी नानी के घर गई हैं। क्या? कब? रात को तुम्हारे मामा मामी आए थे, बस उन्हीं के साथ गई हैं। ओ माय गॉड, मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है और अभी तक मेरा लंच तैयार नहीं है। मैं अभी जाकर पूनम से कहता हूँ। पूनम, पूनम उठो पूनम, जल्दी से मेरा लंच तैयार करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे यार, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मम्मी जी से जाकर कहो ना। वैसे तो मैं रात को कितने लेट सोई थी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे पूनम, रात को मामा मामी आए थे तो मम्मी मामा के घर गई है उनके साथ। व्हाट? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, मैं जा रहा हूँ, बाहर ही कुछ खा पी लूंगा। क्या मम्मी जी अपने मायके चली गई? अरे बुढ़ापे में इन्हें मायके जाने की क्या पड़ी थी? ओह माय गॉड, अब मेरी चाय काफी। लगता है काम वाली तो आ ही गई होगी, मैं उसी से बनवा लेती हूँ। यह क्या, सब कुछ रात का जस का तस पड़ा है और अभी तक काम वाली नहीं आई। क्या हुआ बेटा? पापा जी, अब तक काम वाली नहीं आई क्या? नहीं बेटा, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आऊंगी करके फोन करी थी। बेटा, मेरी बीपी की दवाई खाने का समय हो गया है, जल्दी से कुछ नाश्ता बना दो मेरे लिए। ठीक है पापा जी। हे भगवान, एक तो जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और मुझे ही खाना बनाना है और मुझे ही सबके लिए चाय नाश्ता। ओह माय गॉड, मैं ये सब तो नहीं कर सकती। क्या करूं? पापा जी को क्या दूं नाश्ते में? अरे कुछ फ्रूट से काट के दे देती हूँ। ये मम्मी जी को जाने की क्या जरूरत थी? पूनम को घर का काम वाम करना ना ही पसंद था और ना ही वह करना चाहती थी, लेकिन काम वाली बाई नहीं आने की वजह से पूरे जूठे बर्तन पड़े हुए थे, जिसे देख देख कर पूनम को गुस्सा आ रहा था। और पूनम ने जूठे बर्तन साफ नहीं किए, बल्कि अपने लिए ऑनलाइन खाना बनवा लिया और वही खाना अपने ससुर जी को भी परोस दिया। शाम को विशाल जब ऑफिस से आता है तो वह पूनम से चाय मांगता है। पूनम, पूनम जल्दी से यार चाय पिला दो अदरक वाली, बहुत थकान हो रही है मुझे। मैं नहीं बनाने वाली हूँ कोई चाय वाय, जाकर देखिए सारा किचन जूठे बर्तनों से भरा पड़ा है और वह काम वाली अभी तक आई नहीं। क्या तुमने बर्तन नहीं धोए? नहीं, मैं अपने मायके में कभी जूठे बर्तन नहीं धोती थी, फिर यहाँ क्यों धोऊं? अरे पूनम बेटा, शाम के खाने में मेरे लिए सादी खिचड़ी बना देना। दोपहर का खाना बहुत भारी सा हो गया था, तो बहुत एसिडिटी हो रही है मुझे। लेकिन पापा जी मम्मी जी कब आएंगी? पता नहीं बेटा, कहा है जल्दी आ जाऊंगी। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी। मैं इस घर की बेटी हूँ, बहू नहीं, जो ये सारे काम करूंगी। मैं नहीं करने वाली। मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ। अरे देवकी, कब आ रही हो तुम? पूनम ढंग से घर नहीं संभाल पा रही है और ना ही वो ढंग से खिचड़ी बना पाई। भाई रोटी सब्जी खाने की आदत है, तुम जल्दी आ जाओ। क्यों? मेरे पीछे से आपकी बेटी 2 दिन घर नहीं संभाल सक रही है या रोटी बनाकर नहीं दे रही है? आप अपनी लाडली बिटिया से कहिए ना, जाकर वह रोटी बनाकर देगी आपको। आखिर वह बेटी है कि नहीं? और क्या एक बेटी अपने बाप को भूखे रखेगी? जाइए जाइए, कहिए अपनी लाडली बिटिया से। लगता है तुम उस दिन की बात का बुरा मानकर अपने मायके गई हो। क्यों? आप ही तो कहते हो ना कि वह हमारी बेटी है और हमें उसे अपनी बेटी मानना चाहिए, तो क्या मैं अपनी बेटी के भरोसे 4 दिन घर नहीं छोड़ सकती? इधर देवकी जी ने अपने पति को उल्टा जवाब दिया और फोन रख दिया। उधर विशाल और पूनम के बीच में भी घर के कामकाज को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। पूनम, आज तो तुम मेरे लिए लंच बना दो, या आज भी मुझे बाहर ही खाना पड़ेगा? अरे यार, एक तो काम वाली बाई नहीं आ रही है और इतनी सुबह उठकर मुझसे नहीं होते घर के कामकाज। आप अपनी मम्मी को फोन करके बुलाइए ना। किया था मैंने मम्मी को फोन, लेकिन मम्मी ने कहा कि पूनम तो उस घर की बेटी है, तो क्या अपने माँ के पीछे से वह 2 दिन अपना घर नहीं संभाल सकती? ये क्या बोल रही है मम्मी जी? एक तो उन्हें मायके जाने की जरूरत क्या थी? मैं तो जूठे बर्तन साफ नहीं करूंगी और ना ही कोई खाना वाना बनाऊंगी। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। जब मम्मी जी आ जाएंगी तो मैं भी लौट कर आ जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई पूनम? मैंने कहा ना, ये तो काम वाली बाई को बुलाइए तो मैं दाल चावल बना सकती हूँ। लेकिन पूनम, क्या तुम माँ के पीछे से 4 दिन घर नहीं संभाल सकती?
तुम ही तो कहती हो ना कि तुम इस घर की बेटी हो। और मुझे अच्छे से याद है जब मम्मी पहले मामा के घर जाती थी तो मेरी दीदी शादी से पहले पूरा घर संभाल लेती थी, झाड़ू बर्तन खाना सब कुछ दीदी करती थी। माँ ठीक ही तो कह रही है कि तुम इस घर की बेटी हो तो 4 दिन माँ के पीछे से घर संभाल लो। हाँ बेटी हूँ तो कोई बर्तन धोने के लिए नहीं हूँ। मैं तो अपनी मम्मी को फोन करके बोल रही हूँ कि वो भैया को मुझे लेने भेज दे। ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो, मैं भी बाहर ही खा लिया करूंगा। मम्मी मम्मी मेरी सास जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए अपने मायके चली गई है और घर में काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मम्मी मम्मी मैं मुझसे नहीं होगा ये झूठे बर्तन मैं नहीं धो सकती। मैं घर आना चाहती हूँ। मम्मी आप भैया को भेजिए। क्या ये कैसी बात कर रही है तू? अरे 4 दिन के तेरी सास अपने मायके नहीं जा सकती और 4 दिन से क्या तू घर नहीं संभाल सकती? अरे तू उस घर की बहू है और उस घर के प्रति तेरे कुछ फर्ज है या नहीं? क्या मम्मी, लेकिन इन लोगों ने तो कहा था ना कि ये मुझे बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं, तू यहाँ नहीं आएगी, तू काम के डर की वजह से यहाँ आ रही है। अगर तेरी भाभी को पता चलेगा तो वह भी काम से बचने के लिए अपने मायके जाने लगेगी। ना 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 ना, तू अपना ससुराल संभाल, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं और तेरे पापा कुछ दिनों के लिए वृंदावन जा रहे हैं। पूनम की माँ ने अपनी बात खत्म करके फोन काट दिया। पूनम को अब और गुस्सा आने लगा। देवकी के गए 4 दिन नहीं हुए और यहाँ मेरी तबीयत खराब होने लगी। ना ही समय समय पर खाना मिल पाता है और ना ही दवाई। देवकी ठीक ही तो कह रही थी कि हमें पूनम को घर की जिम्मेदारी समझानी होगी, तभी तो वह बाद में धीरे धीरे करके घर संभाल लेगी। लेकिन मैंने तो हमेशा देवकी को ही डांटा। हाँ पापा, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। काश हमने मम्मी की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। मम्मी के बिना हम सबका क्या हाल हो गया है। जबकि जिन घर में बहुएं आ जाती हैं उन घर के हाल ऐसे नहीं होते। मैंने सामने वाले घर में देखा, बाजू वाले घर में देखा। आंटी जी कई दिनों के लिए बाहर चली भी जाती हैं तो भाभियाँ सारा घर संभाल लेती हैं। हाँ बेटा, यही तो गलती हो गई हमसे। पापा अब क्या करें? पूनम भी अपने मायके जा रही है। नहीं, मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ। क्यों पूनम? बस यूं ही। बस विशाल जी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैंने इससे पहले घर के कामकाज नहीं किए हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और आज मेरे साथ घर के काम करवाने लगिए। क्या तुम घर के काम करोगी? हाँ विशाल जी, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना, और घर की बेटी की जवाबदारी तो होती है ना कि वह अपने घर की देखभाल खुद ही कर ले। मैं कब तक नौकरों के भरोसे या मम्मी जी के भरोसे रहूंगी? आज नहीं तो कल मुझे अपना घर तो संभालना ही होगा। पूनम की बात सुनकर विशाल और विशाल के पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उधर थोड़ी ही देर में देवकी जी भी वापस आ जाती हैं। और जब देवकी जी वापस आती है तो वह देखती है कि पूनम और विशाल घर के कामकाज करने में लगे हैं। आप जाइए, जाकर हमारे कमरे की सफाई कीजिए, मैं हॉल की सफाई कर लेती हूँ। मम्मी आप? अच्छा हुआ मम्मी जो आप आ गई। ये क्या देख रही हूँ मैं? तुम लोग घर की साफ सफाई कर रहे हो और विशाल तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं माँ, आज मैंने सोचा कि पूनम के साथ मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेता हूँ, इसलिए ऑफिस नहीं गया। मम्मी जी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। थैंक यू वेरी मच मम्मी जो आप मामा के घर गए। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे मामा के घर गई थी। अच्छा हुआ देवकी जो तुम आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देवकी जो तुम अपने मायके गई थी। अगर तुम अपने मायके नहीं जाती तो शायद बहू अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाती। धन्यवाद देना ही है तो हमारी समधन जी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने मुझे यह उपाय सुझाया। क्या सच में? हाँ जी, लीजिए मम्मी जी, पापा जी, चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। अरे बहू, तुमने इतनी जल्दी चाय भी बना ली? हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी सारी बातों को गलत ही लिया। अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे मेरे फर्ज क्यों समझा रही थी। चाहे बहू या बेटी, अपने घर के लिए सबकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि बहू भी बेटी ही होती है, लेकिन जैसे बेटियों के कुछ फर्ज होते हैं उसी तरह बहू के भी कुछ फर्ज होते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए